बार फिर आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और लगातार G20 को लेकर के मेहमानों का आने का सिलसिला दिल्ली में लगातार जारी है। ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर। उनका स्वागत केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने किया और उनके आने के बाद अब अगले जो मेहमान हैं जिनको लेकर के बहुत ज्यादा दिलचस्पी है दिल्ली में, वो है मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरब के शासक हैं और इनके साथ, उनके देश के साथ भारत का एक बड़ा गहरा रिश्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपने सबसे बड़े सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा है, तो प्रधानमंत्री के खुद बड़े अच्छे संबंध हैं सऊदी अरब के शासक के साथ। इसके अलावा यूएई के जो रूलर हैं वो भी भारत आने वाले हैं। अब इसके आप देखिए जो खास तौर पर मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें सऊदी अरेबिया, यूएई, टर्की, इसके अलावा टर्की के एर्दोगान वो भी भारत आने जा रहे हैं। उनके साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो थोड़े अलग किस्म के हैं उस देश के साथ, उनका झुकाव थोड़ा पाकिस्तान की ओर भी रहता है। इंडोनेशिया भी प्रधानमंत्री गए ही थे, जो दुनिया में जहां सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, 87% आबादी जहां पर है। अब ज़रा इनकी बात करें मोहम्मद बिन सलमान साहब की। और हमारे जो मेहमान हैं स्टूडियो में, जफर सरिशवाला साहब, वो अभी होकर के आए इन तमाम मुल्कों में, यूएई भी गए थे, सऊदी अरब भी गए थे। आप सऊदी अरब के शासक के साथ जो हमारा रिश्ता है वो किस किस्म का है, और ये पर्सनैलिटी कैसी है मोहम्मद बिन सलमान? बहुत अच्छा इसलिए है कि मोदी साहब जब पहली बार गए थे, अच्छा एक मोदी साहब में खूबी है, यानी उससे पहले की, जब ये प्रधानमंत्री तो 2014 में बने और 2016 में मोदी साहब सऊदी अरब गए थे। लेकिन वाइब्रेंट गुजरात जब करते थे मोदी साहब, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है 2011 और 13 का वाइब्रेंट जो था, उसमें पहली मर्तबा ये जितनी ये मुल्क हैं, यूएई, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, अरब लीग, जो सारे अरब मुल्कों का जो उसकी भी एम्बेसी है, उसको 2011 में मोदी साहब पर्सनली इनवाइट करने गए थे दिल्ली वाइब्रेंट गुजरात के लिए, और 2013 में बहुत बड़ी तादाद में आए थे। और जब भी ये वाइब्रेंट में उनकी एक ख़ास चीज़ ये थी कि हर मुल्क में एक डेलीगेशन को भेजते थे, अमेरिका, यूरोप, लेकिन हमेशा यूएई और ये जो अरब वर्ल्ड है उसमें दो खास बहुत एहतमाम के साथ भेजते थे, क्योंकि उनको हमेशा मालूम था कि ये मुल्कों के साथ, यानी जो वेस्ट एशिया के जो मुल्क हैं, इनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होंगे तो मुल्क को बड़ा फ़ायदा होगा। यानी ये 2013 में तो ऑलमोस्ट तय था कि भाई मोदी साहब ही बनने वाले हैं। 2016 में जो पहली विजिट हुई मोदी साहब की वहाँ सऊदी अरब की, तो उन्होंने, सऊदी हुकूमत ने उनको अपने पैलेस में ठहराया था मोदी साहब को। हालांकि पैलेस में वो हेड ऑफ द स्टेट को ही ठहराते हैं, और मोदी साहब भारत से माने अगर राष्ट्रपति जाते तो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से ठहराया, और उनका जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो था वो दिया। तो और फिर जो मोदी साहब का एक वो जो है ना, वो जो एकदम वो ताल्लुकात बना लेते हैं, ताली मार के हाथ मारना, वो जो उनका है, वो बोलते थे कि ही मेक्स यू ईट फ्रॉम योर फिंगर्स, वो जो उनका एक कैरिस्मा है, यानी वो जो लोग मिले उनसे जो भी वो जानते हैं, तो वो वहाँ भी मोदी साहब उसको बड़ा अच्छे से इस्तेमाल करते थे। और एक ही मुलाकात में ज़बरदस्त दोस्ती मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनकी हो गई थी, बल्कि उसके बाद उन्होंने मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्बेसडर फॉर हज बना के भेजा था। अच्छा, तो उस वक्त मुझे कहा था कि भाई ये मोहम्मद बिन सलमान से तुम अच्छे ताल्लुकात रखना, ये बहुत आगे निकलेगा। ये मुझे 2016 में कहा था कि ये बच्चा, हालांकि उनकी अभी भी उम्र 37-38, बड़े यंग हैं ये। हाँ, तो कहा कि ये बहुत आगे निकलेगा। तो उसके बाद जितनी बार गए और वो खुद लेने आए, तो सऊदी अरब के साथ और अरब वर्ल्ड के साथ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है। मैं कि जो प्रधानमंत्री जब अच्छे रिश्ते करते हैं किसी भी मुल्क के साथ, तो उसका अल्टीमेटली फायदा, क्योंकि प्रधानमंत्री तो आज हैं कल नहीं होंगे शायद, लेकिन एक परपेचुअल फायदा मुल्क को होता है। वो कैसे? सऊदी अरब का मैं एग्जांपल लूं कि सऊदी अरब में हमारे यहाँ से अबाउट 3.6 मिलियन हुआ करते थे, 36 लाख। कोविड जब हुआ तो बहुत सारा नुकसान हुए और 1 मिलियन के करीब लोग वापस आ गए थे। अभी वापस वो, मुझे अभी एम्बेसडर साहब ने बताया कि शायद फिर से 2-3 महीने में 1.5 मिलियन और आ जाएंगे। यानी अभी आप अगर कहीं भी किसी भी मुल्क शहर में चले जाएं, दम्माम में, रियाद में, जिद्दा में, जहाज भर भर के हिंदुस्तानी आते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स, और बहुत अच्छा बर्ताव करती है वहाँ की हुकूमत। सेम यूएई में, कि यूएई में भी जब मोदी साहब पहली मर्तबा गए
तो मोहम्मद बिन जायद साहब अपने सारे भाइयों के साथ पर्सनल एयरपोर्ट पे लेने आए थे। क्या बात। तो इसी तरह कतर के साथ और वो मुझे एक और बात कहनी है कि बीच में ऐसा हुआ था कि यूएई और कतर के या सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात में कुछ 19-20 हो गया था, लेकिन तब भी हिंदुस्तान ने कतर के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे और सऊदी अरब के साथ भी रखे। ये हमारी जो डिप्लोमेसी का वो है कि भाई हम सब के साथ इक्वली अच्छा ताल्लुक रखेंगे, चाहे उनके आपस में कुछ भी हो। और देखिए, खासकर जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, इस वक्त तस्वीर आ रही है जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, वो पहुंचे, उनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शासन संभाला था तो उस वक्त तो खैर ये बड़ी चर्चाएं थी कि भाई फॉरेन पॉलिसी को ये कैसे लीड करेंगे, और खास तौर पर हमारे इस्लामिक कंट्रीज को लेकर वो कैसे लेगी प्रधानमंत्री का, मोदी का प्रधानमंत्री बनना। अब तो खैर वो सारी बातें सर केवल खड़ी हो गई, क्योंकि इतने हमारे बेहतरीन रिश्ते शायद किसी और दौर में नहीं रहे जितने इस वक्त। मतलब प्राइम मिनिस्टर को जितने सिविलियन अवार्ड दूसरे देशों के मिले हैं उसमें ज्यादातर जो है वो मुस्लिम कंट्रीज के, इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से, बल्कि कोई मुस्लिम कंट्री बाकी नहीं है। देखिए, पहला सऊदी अरब ने दिया, यूएई ने दिया, कतर ने दिया, अभी इजिप्ट ने दिया, फिर कुवैत ने दिया, ओमान ने दिया और फिर फलस्तीन ने भी दिया। तो यानी कोई बाकी नहीं। और दूसरी बात मैं कहूँगा, हाँ, सिर्फ यही नहीं, जो CIS कंट्रीज है ना, मुस्लिम कंट्रीज, वहाँ भी हर जगह पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दौरा किया। कजाकिस्तान में, फिर ये आपका किर्गिस्तान में, जितने ये CIS कंट्रीज हैं वहाँ भी शुरू में ही दौरे कर लिए। तो मैं नहीं समझता कि मैंने कोई प्रधानमंत्री हमारा इतने सालों में देखा होगा कि जो ऑलमोस्ट हर मुस्लिम कंट्री के अंदर जबरदस्त किस्म के दौरे किए। और इन दो खास मुल्कों को तो प्रधानमंत्री भी एक स्पेशल रिगार्ड भी देते हैं। भाई ये प्रोटोकॉल में ही झलकता है ना, वरना तो प्रधानमंत्री और क्या करेंगे। जैसे मोहम्मद बिन सलमान साहब को पिछली बार एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए गए थे, आज हो सकता है ऐसा दोबारा आपको देखने में। ऐसे यूएई के जो रूलर है उनके साथ भी एक स्पेशल जेस्चर हमेशा जो है प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया है। और ये दोनों मुल्क खास तौर पर क्यों दुनिया के लिए इतनी अहमियत रखते हैं, अगर इस पर बात करें। देखिए, एक तो मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि जफ़र भाई भी बताएं। भारत अभी एक चीज़ को लेकर बहुत फोकस्ड है, वो ये चाहता है कि जहाँ जहाँ से भारत के इंपोर्ट वाले मसले हैं, स्पेशली हम कहें कि एनर्जी डिमांड के लिहाज से, उन सब देशों से हम रूपी में ट्रेड करने की स्थिति में आ जाएं। अभी G20 के देशों को उन्होंने लगभग सहमत करने की कोशिश की है। लगभग 1 दर्जन देश हैं जहां हम UPI और रुपए के जरिए कहें कि ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। दुबई के मॉल में अब आप सीधे खरीद कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर भारत इन देशों के साथ, तो एक तो होता है कि जो दुनिया में छवि है, जो दुनिया में भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का कई बार असर पड़ता है, वो उसको जिसको कहें कि दुरुस्त करने के लिहाज से, भारत के बहुत से लोग वहां काम करते हैं, उसको दुरुस्त करने के लिहाज से एक जो वो आपस में एक दूसरे का सौहार्दपूर्ण रिश्ता बनता है। और तीसरा मुझे लगता है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी में जो हम करेंसी चेंज की बात करते हैं, शायद उस तरफ ले जाने में भी एक मददगार होगा। मैं इसको इस तरह से देखता हूं और मैं चाहूंगा कि जफर भाई अगर इस पे थोड़ा सा और आगे बताएं, क्योंकि अभी आप तो रशिया के भी इकोनॉमिक समिट में किसमें आप गए थे जिसका बताया था, तो मैं चाहूंगा कि उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जफर साहब से मैं एक चीज समझना चाहता हूँ। 2 बातें, अभी इस्लामिक कंट्रीज की हम लोग बात कर रहे हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज के साथ प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जो रिलेशनशिप बनाई है, क्या उसका असर आप इंडियन पॉलिटिक्स में, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में देखते हैं हमारे देश में? और दूसरा मैं समझना चाहता हूं कि इतने सारे मुस्लिम कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशनशिप बेहतर हुए हैं, तुर्की के साथ, तुर्की जिसे आजकल हम बोलते हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, तुर्की का मैं कहूँ, ये हम भी पहले ये समझते थे कि भाई तुर्की का झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। अब ये झुकाव तो इनका भी था पहले, सऊदी अरब का, यूएई का, सबका था। बल्कि किसी ज़माने में, अगर आज से 20 साल पहले, मैं तो 30 साल से जाता हूँ इन मुल्कों में, तो पाकिस्तानी दिखते थे, हर यानी हिंदुस्तानी बहुत कम नज़र आते थे। अभी बिल्कुल टेबल्स हैव टर्न। इवन टर्की का भी, इसलिए कि देखिए टर्की भी अब देखता है, वो कोई ठीक है भाई, टर्की हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल एड दे दे पाकिस्तान को, एड तो ये सब पाकिस्तान को दे देते हैं। हाँ। लेकिन अगर कुछ काम करना है तो वो किससे करेंगे भाई? जो टेक्नोलॉजी है, जो इंजीनियरिंग है, हेवी इंजीनियरिंग है, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी तादाद में कंपनियां टर्की में भी अभी हैं। तो टर्की का वो लेवल का जो रिश्ता है हिंदुस्तान के साथ, टर्किश एयरलाइंस की जितनी फ्लाइट हैं इंडिया से जाती हैं, दूसरा जितने हिंदुस्तानी टर्की जाते हैं अब एज टूरिस्ट, टर्की वाले अब बहुत बड़ी तादाद में आते हैं यहाँ पर। वो जो सरहिंद शरीफ जो बोलते हैं ना ऊपर,
वो उनके बड़े उसको मानते हैं। तो टर्की के साथ भी अब जो है हिंदुस्तान का एक बहुत अच्छे लेवल का रिश्ता हो गया है। रही बात आपने जो यूएई और इसकी कही, तो ये जो मुल्क हैं सब अगर आप मिला लें तो हमारे कम से कम 11 मिलियन से ज़्यादा हिंदुस्तानी यहाँ काम करते हैं। और हमारा जो फॉरेन वो जो आता है रेमिटेंस ऑलमोस्ट $35 बिलियन का इन मुल्कों से आता है। और वो जो आपने कहा कि बिल्कुल ऑयल, और ये जो मोदी साहब का जो अभी वो रूपी वाला जो है वो ऑलरेडी उन्होंने यूएई के साथ तो कर दिया, इंडोनेशिया के साथ हो रहा है, बल्कि और मुल्कों के अंदर भी होगा। तो मैं समझता हूं कि मैं ये समझता हूं कि मोदी साहब जितना अच्छा रिश्ता जो पर्सनल लेवल का रखते हैं इन लोगों के साथ, इसका डायरेक्ट फायदा एक आम हिंदुस्तानी को होगा। एक तो नौकरियों में, इसे बड़ी तादाद में लोग अब जाते हैं, अब है ना वहां पर आपको नंबर 1 में हिंदुस्तानी दिखते हैं, उसके बाद आपको बंगाली दिखेंगे और फिर पाकिस्तानी दिखेंगे। ये तो चलिए सर हुई, ये तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात एक लाइन थोड़ा सा जरूर बोल दूं, क्योंकि आपने कहा और जफर भाई ने, मुझे लगता है कि तुर्की वाले मामले में थोड़ा हम लोग ज्यादा उत्साही हो रहे हैं। तुर्की हमेशा से भारत के खिलाफ लाइन लेता रहा है, अभी भी वो जियो पॉलिटिकल कंडीशंस होती हैं तो अर्दोगन बाकायदा उसको लीड करते हैं। सिर्फ पाकिस्तान के पक्ष में झुके होने का मसला नहीं है, मुझे लगता है कि वो भारत विरोधी जो एक समूह है, और अभी जिस तरह से वो आपको ध्यान में होगा जब तुर्की ने यूनाइटेड नेशंस में जो स्पीच दी थी अर्दोगन ने, तो उसके बाद भारत ने अपने डिप्लोमेटिक चैनल जो तुर्की के अगल बगल के देश है उनके साथ बढ़ा दिए थे। तो एक तरह से कहें कि जो हम कहते हैं ना शठे शाठ्यम समाचरित, तो शायद उसका कुछ असर होगा। अभी हम उत्साहित ज्यादा हो रहे हैं। नहीं, मैं उत्साहित नहीं हूं, मैं दो तरह से देखता हूं। एर्दोगान साहब तो ठीक है, लेकिन मैं तुर्की की आवाम की बात करता हूं। जो पब्लिक है ना वहां की, टर्की की जो आम लोग, वो हिंदुस्तान से बहुत फ्रेंडली है, बहुत ही फ्रेंडली है। वो आप जाते ही आपको पता चल जाएगा, द मोमेंट आप बोले हिंदुस्तानी तो वो अक्खा उसका नहीं, ठीक है, ये वो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, वही फौरन उसके दिमाग में आता है। तो आम तुर्की जो है ना, क्योंकि उसको मालूम है ना कहां जाएगा, कहां भाई उसको हायर एजुकेशन लेना है, बिजनेस करना है, तो वो तुर्की की आवाम जो है ठीक है उसके अंदर। सर मैं दूसरी बात आपसे समझना चाह रहा था कि ये तो चलिए हमारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो गया, और हमारे इतने लोग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इन मुल्कों में वहाँ जाकर नौकरियाँ करते हैं, फिर वहाँ से वापस पैसा भी भेजते हैं। लेकिन इन मुल्कों का भारत के मुसलमानों पर क्या प्रभाव है, ये समझना आपसे चाहते हैं। सऊदी अरब जो बात अभी कही हुई थी सर ने, खासकर सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, इन 3 मुल्कों का। देखिए, सऊदी अरब का तो जबरदस्त असर है हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि हज और सब चीज की वजह से। तो वो धीमे धीमे, ये जो आप जो कह रहे हैं ना, वो धीमे धीमे परकोलेट हो रहा है। अब ये आम मुसलमान सोचता है, इसलिए कि ये मोहम्मद बिन सलमान को आना देखना, हिंदुस्तानियों का वापस वहां जाना, बड़ी तादाद में मुसलमान जा रहे हैं। और सरल पूछ लेता हूं आपसे, अब मोहम्मद बिन सलमान आएंगे तो क्या एक आम हिंदुस्तान का मुसलमान जो है उसके अंदर कोई क्यूरियोसिटी होगी देखने की कि अरे मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब का शासक कैसा है, कौन आ रहा है, या उसके साथ हम लोग बल्कि अभी थोड़े महीने 2 महीने पहले जो सबसे बड़े वो आए थे शेख ईसा। अब शेख ईसा देखिए कौन है, मैं समझता हूं कि मोहम्मद बिन सलमान से भी बड़ा रुतबा उनका इस एतबार से है कि वो मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल हैं। यानी मुस्लिम वर्ल्ड लीग जो है ना, वो 2 बिलियन मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, उनका अपेक्स बॉडी है। मतलब उसमें जितने गुट हैं, शिया सुन्नी जितने भी हैं, सबका वो एक अपेक्स बॉडी है, जिसको उसमें राबिता आलमी इस्लामी कहते हैं जी। और एक और बात खास है, उसके हमेशा नायब सदर जो है पाकिस्तानी होते हैं, और अभी भी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं उसके नायब सदर। और वो सदर आए, 5 दिन रहे, अक्षरधाम गए, तो उसका बहुत जबरदस्त असर, उन्होंने जुमा की नमाज पढ़ाई जामा मस्जिद में। और सबसे बड़ी बात यह है कि हज का खुतबा भी उन्होंने दिया था इस साल, तो बहुत बड़ी। तो मैं समझता हूं, और उनका आना यहां पर 5 दिन रहना, मुझे भी मौका मिला उनसे मिलने का, तो ये सब चीजों से हिंदुस्तान के मुसलमान पे कहीं ना कहीं असर पहुंचता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।